हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रिटिश हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेंज्ड। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय एडम लेविन्स। आईएमडीबी पर इस फिल्म का रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और 75% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी शुरू होती है एक यंग कपल के साथ जो ब्राजील के रास्तों पर स्पीड ड्राइविंग का मजा उठा रहे थे। लड़की का नाम है कैलम और लड़की का नाम है जनवरी, इन शॉर्ट जेन। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। रास्ता भी काफी सुनसान था, ऊपर से ये सीनिक ब्यूटी। जेन कैलम को और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए कहती है, लेकिन एक टनल के अंदर से जाते वक्त दो गाड़ी आ जाती है उनके बिल्कुल सामने। पास करने की जगह तक नहीं मिलती और हाई स्पीड में रहने के कारण कैलम स्कूटी रोक भी नहीं पाया, तो वहीं पर उनका भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। कैलम तो फिर भी बच जाता है, लेकिन जेन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। उसके लेग्स कंप्लीटली डैमेज्ड हो चुके थे, साथ में उसके माथे पर भी गहरी चोट पहुंची थी। कंडीशन इतनी खराब थी कि उसके दिमाग से सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके थे। पूरे 4 महीने लग जाते हैं उसके बेसिक रिकवरी में। इतने दिनों तक वो कोमा में थी, इसीलिए जब वो जागती भी है तब भी वो काफी वल्नरेबल फील कर रही थी। कैलम को भी पहचान नहीं पा रही थी। वो सिर्फ उसके प्रति एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील हो रहा था उसे। वो श्योर थी कि इस बंदे पर वो ट्रस्ट कर सकती है, लेकिन कैलम जॉबलेस था। इतने दिनों तक वो दोनों मिलजुल कर मैनेज कर रहे थे, लेकिन इस हालत में जेन को प्रॉपर केयर चाहिए था, जो उसके घर में पॉसिबल नहीं था। तो कैलम जेन के घर में कॉल करता है और उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है, मगर फिजिकल कंडीशन के बारे में नहीं। और जेन के ठीक होते ही उसे लेकर रवाना हो जाता है उसके घर की तरफ। हम देखते हैं जेन का घर लोकेलिटी से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच है। एक बहुत ही बड़ा शानदार विंटेज बिल्डिंग, डनफील्ड विला। घर को देखते ही कैलम को आइडिया लग जाता है जेन का परिवार कितना रिच है, मगर जेन उसे कुछ भी खास फील नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी फेमिलियर नहीं लग रहा था। गाड़ी जाकर घर के सामने रुकने के साथ साथ इस घर का सर्वेंट थॉमस उन्हें वेलकम करता है। घर के अंदर उनके लिए वेट कर रहे थे जेन का पूरा परिवार, उसके पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस डनफील्ड और जेन के 2 सिबलिंग्स लॉरेंस एंड कैथरीन। जेन के घर लौटने की खबर से वो लोग काफी एक्साइटेड थे, मगर उसे देखते ही उनका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि कैलम ने उन्हें उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में, उसके पैरालाइज्ड हो जाने के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था। मिसेस डनफील्ड अपने बेटी को गले लगाती है। वो लोग सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मगर जेन किसी के साथ भी कोई भी कनेक्शन, अटैचमेंट फील नहीं कर रही थी। वो इस घर में स्ट्रेंज्ड, डिटैच्ड फील कर रही थी सबके साथ। इवन अपने माँ के प्रति भी उसे कुछ भी स्पेशल फील नहीं हो रहा था। उसे पता चलता है 6 साल पहले वो इस घर से भाग गई थी, मगर क्यों वो ये लोग नहीं जानते। ना जेन को खुद कुछ याद है। उसे तो अपना परिवार तक अनजाना लग रहा था। हम एक बात नोटिस करते हैं कि मिस्टर डनफील्ड का बर्ताव काफी रूड है। वो लॉरेंस डायरेक्टली सबके सामने कैलम को अक्यूज कर रहे थे इस एक्सीडेंट के लिए। इवन मिस्टर डनफील्ड अपने बच्चों के तरफ भी काफी स्ट्रिक्ट है। इस घर में कुछ रूल्स का पालन करना जरूरी है, जिसमें से एक है कोई भी अनमैरिड कपल बेड शेयर नहीं कर सकते। इसलिए कैलम जेन के साथ नहीं रुक सकता। उसके लिए गेस्ट रूम रेडी किया जाता है, लेकिन जब थॉमस उसे लेकर उस रूम तक जा पहुंचता है, कैलम को पता चलता है इस घर में गेस्ट को जमीन पर ही सोना पड़ता है, क्योंकि ये तो एक पुराना सा टूटा फूटा कमरा है जो शायद सर्वेंट्स क्वार्टर है। इस रूम में सिर्फ एक गद्दी थी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे ही कैलम के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस बिहेवियर का मतलब। मिस्टर डनफील्ड उससे डायरेक्टली पूछते हैं लंदन वापस जाने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए, मगर कैलम किसी भी कीमत पर अपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ये वो क्लियर कट बता देता है। उधर घर में हम कैथरीन को देखते हैं जेन से बात करते हुए। कैथरीन कुछ अजीब सी है, लिमिट से ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव है। शायद इस फैमिली की सीख ही ऐसी है, लेकिन आज तक उसने कभी भी इस घर से बाहर नहीं गई, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जब मेकअप करने की बारी आती है तो वो जेन को किसी जोकर की तरह सजाती है। पता नहीं वो जेन से इतनी जल क्यों रही थी। जेन को लिविंग रूम में एक बड़ी सी पेंटिंग नजर आती है, ऑयल पेंटिंग। पूछने पर उसे पता चलता है इसे कैथरीन ने बनाई है, उनके एक पुराने तस्वीर से कॉपी करके। लेकिन इस पेंटिंग में जेन बाकियों से काफी दूर नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में वो फील कर रही हो। कैलम पूरे घर में घूमकर फोन के नेटवर्क कैच करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर न मोबाइल का सिग्नल मिल रहा था, ना लैंड फोन्स काम कर रहे थे।
लॉरेंस के साथ उसकी मुलाकात होती है, कुछ बातचीत होती है जो कहता है जेन हमेशा से ही इस फैमिली से, इस घर से दूर जाना चाहती थी। शुरू से ही इस फैमिली को अपनाने में उसे बहुत प्रॉब्लम थी और अभी जो वो ये सब कुछ भूल जाने का नाटक कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। बातों बातों में ये बातें कैलम जेन से कह देता है। ऑलरेडी एमनेशिया के कारण जेन बहुत ही ज्यादा पजल्ड फील कर रही थी, ऊपर से ऐसी बातें, उसे लग रहा था कैलम भी उसे ही कोस रहा है। तो इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और कैलम घर से निकल जाता है। जब पूरा एक दिन जेन उसे देख नहीं पाती तो वो बाकियों से पूछने लगती है कि कैलम कहाँ है। तब उसे पता चलता है कि कैलम लंदन वापस जा चुका है। बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिला है उसके पापा से। जेन बिलीव करना तो नहीं चाहती थी, मगर सभी इंसिस्ट करते हैं। जो चला गया उसे भुलाकर जेन को आगे बढ़ना होगा। वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जेन का पूरा परिवार यहाँ पर है, उसे और क्या चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस डनफील्ड उसे अपने जैसे बनाने में लग जाते हैं। जेन ये सब ट्रेंडी क्लोथ्स छोड़कर लेडी लाइक ड्रेस पहनने लग जाती है और घर के कामों में अपने माँ का हाथ भी बटाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना। जेन अभी पहले से काफी बेहतर है, खुद से चल फिर सकती है। वो पूरी कोशिश कर रही है इस घर में इन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करने की, मगर पता नहीं क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिसेस डनफील्ड उसे बहुत पैम्पर करती है, बहुत प्यार करती है उससे। मिस्टर डनफील्ड स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन जेन के प्रति सिंपैथेटिक भी है। कैथरीन भी ठीक ठाक ही है, सिर्फ लॉरेंस वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसका नजरिया गंदा है। वो जेन को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। क्या कोई भाई अपने बहन के साथ ऐसा कर सकता है? इतने दिन हो गए मगर अभी तक जेन को कुछ भी याद नहीं आया। हाँ, कुछ ग्लिम्सेस उसे जरूर दिखती है, मगर उनका कुछ मतलब नहीं बनता। उसके माँ को उसकी फेवरेट कलर तक पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जेन को कैलम से बात भी करनी थी, क्योंकि जिस कैलम को वो जानती थी वो ऐसे उसे छोड़कर भाग नहीं सकता। तो वो थॉमस से उसे नियरेस्ट टेलीफोन बूथ तक ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि एक यही थॉमस ही उसे इस घर में सही बंदा लगता है। मगर मिस्टर डनफील्ड के परमिशन के बगैर थॉमस कुछ नहीं कर सकता। एक दिन जेन चोरी छुपे कैथरीन के रूम में चेक करती है। उसे कुछ पुरानी फोटोज मिलती है इस परिवार की, लेकिन एक में भी वो नहीं थी, कहीं भी नहीं। उसे अपनी खुद की एक सिंगल फोटो मिलती है, जिसे देखकर ही वो श्योर हो जाती है वो इस परिवार की नहीं है, कभी भी नहीं थी। लिविंग रूम में जो पेंटिंग है उस पे इन लोगों ने जेन के पिक्चर को एडिट किया है। 2 अलग अलग पिक्चर को मिलाकर बनाया है उसे। जेन इतनी डर जाती है कि वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। खिड़की से भागने की कोशिश करती है, मगर उस पर तो ऑलरेडी इन लोगों ने बार्स लगा दिया था। 2 दिनों तक वो उसी कमरे में लॉक्ड रहती है। अगले दिन थॉमस चोरी छुपे दरवाजे के नीचे से एक पेपर कटिंग फेंकता है उसके तरफ, जिससे उसे पता चलता है जेन की असली मॉम अपने आप को शूट करके सुसाइड की थी। तो वो बहुत छोटी थी। उसने अपने आंखों से अपने माँ को मरते हुए देखी थी और इसी सीन का विजन्स उसे बार बार आते हैं। वो बिल्कुल सही थी, ये उसका परिवार नहीं है, ये उसकी असली मॉम नहीं है। उसे यहाँ से भागना ही होगा। एक दिन जैसे मिसेस डनफील्ड उसे खाना देने आती है, जेन उन्हें चाकू के नोक पर ले लेती है। जब सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं, जेन सबको डराकर धमकाकर एक रूम में लॉक कर देती है और खुद बाहर की तरफ भागने लगती है, मगर ज्यादा दूर जा नहीं पाती, क्योंकि फर्स्टली उसके पैर अभी तक भागने के काबिल नहीं हुए थे, एंड सेकेंडली 2 दिनों तक भूखे रहने के कारण वो काफी वल्नरेबल फील कर रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे। उसे अपने सामने जंगल के अंदर कुछ राख दिखता है जिसमें कैलम के कपड़े थे और उसके बिल्कुल सामने ही थी उसकी कब्र। मतलब जेन का शक बिल्कुल सही था, वो कहीं नहीं गया, इन लोगों ने उसका खून कर दिया है। इसी बीच लॉरेंस उसे सिडेटिव से इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। जब उसका सेंस लौटता है तब वो फिर से उसी घर में खुद को पाती है। मिस्टर डनफील्ड उसे उसी वक्त मारना चाहते थे, मगर उनकी पत्नी उसे रोक लेती है। गॉड नोज व्हाई। सजा के तौर पे उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया जाता है। सबके सामने मिस्टर डनफील्ड, जो अभी तक खुद को उसका पिता कह रहे थे, वो उसका रेप करता है। धीरे धीरे सबका असली चेहरा बाहर निकलने लगता है। मिसेस डनफील्ड उसे समझाती है कि कभी कभी अपने भलाई के लिए ही कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये सच है। अभी तक वो इस परिवार की नहीं है, मगर कुछ ही दिनों में वो बनने वाली है।
क्योंकि लगातार रेप करने की वजह से जेन प्रेग्नेंट हो पड़ी है अपने पिता से, आई मीन सो कॉल्ड पिता से। उसे दिन का मैक्सिमम समय उस अंधेरे बेसमेंट में बिताना पड़ता है। जब वो ऊपर आती भी है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो खाना नहीं खाती, उसे रेस्ट नहीं मिलता, वो ठीक तरह से सो नहीं पाती, उसे जुकाम भी है और मिसेस डर्नफील्ड को छोड़कर बाकी सब उस पर टॉर्चर भी किया करते हैं। उसकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा है, वो काफी वीक हो चुकी है। इस सबके बीच उसकी मॉम जेन को इतनी पैम्पर कर रही है देखकर कैथरीन सहन नहीं कर पा रही थी। वो आउट ऑफ जेलसी जेन के मेकअप करते वक्त उसके आईलैशेस खींच लेती है। उसे इसकी सजा भी मिलती है और जेन को समझ आता है कि अगर इन लोगों से उसे बचना है, जिंदा रहना है, तो उसे टैक्टिस अप्लाई करनी पड़ेगी, जो वो करती भी है। वो मिस्टर एंड मिसेस डर्नफील्ड से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करती है उसे फिर से अपने रूम में जगह देने के लिए। उसका यह तरीका काम कर जाता है। एक दिन थॉमस उसे कहता है ये लोग असल में उनके घर के सर्वेंट्स है, ग्राउंड लेवल का। उसके पिता को इन लोगों ने मार डाला और अभी ये लोग उनके बेटी जेन से बदला ले रहे हैं। मगर जेन समझ नहीं पाती उसके पिता ने आखिर किया गया था और किस चीज का बदला। कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करती है, एक रात घर से भागने की कोशिश करती है वो, लेकिन जाने से पहले वो इस घर को जलाने की कोशिश भी करती है। मगर मिस्टर डर्नफील्ड उसे पकड़ लेते हैं। उस हेविली प्रेग्नेंट हालत में भी उसकी अच्छी खासी पिटाई होती है और बाद में उसे बालों से खींचकर ऊपर से नीचे ले जाकर फिर से उसी बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। फिर से वही सारे टॉर्चर्स शुरू हो जाते हैं। थॉमस उसे सहन नहीं कर पा रहा था। वो भी इस घर का सर्वेंट ही था, लेकिन वो अपने मालिक के प्रति, उनके परिवार के प्रति लॉयल था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक ह्यूमन है, इनकी तरह इनह्यूमन नहीं। वो मौका ढूंढने लगता है और एक दिन उसे फॉर्चुनेटली ऐसा मौका मिल भी जाता है। उस दिन कैथरीन अकेली गई थी बेसमेंट में दूध लेकर जेन के लिए। थॉमस उसे चाकू से स्टैब करके उसकी जान ले लेता है और जेन को आजाद कर देता है। इसी सीन में रिवील होता है इस फिल्म का असली क्लाइमैक्स। थॉमस कहता है असल में जेन के पिता दी रियल लॉर्ड डर्नफील्ड एक मेड सर्वेंट का रेप किया था। जो बच्चा पैदा हुआ था वही है जेन। लॉर्ड डर्नफील्ड को अपने पत्नी से कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने जेन को अपना लिया। जेन इसी विला में बड़ी होने लगी। लेडी डर्नफील्ड को अपनी माँ समझने लगी। सबको सब कुछ पता था, लेकिन इस फैक्ट को एक सीक्रेट रखने का ऑर्डर मिला था उन्हें। लेकिन जब जेन 8 साल की हुई, उसकी माँ यानी कि लेडी डर्नफील्ड वो खुद इस गम को, इस गिल्ट को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर ली अपने बेटी के आंखों के सामने। उसके कुछ साल बाद उस मेड सर्वेंट ने, मतलब जेन के असली माँ ने, बायोलॉजिकल माँ ने उसे सच बता दिया। इसीलिए जेन घर से भाग गई। उसके पिता इस घर में अकेले पड़ गए और इस परिवार ने, इस सर्वेंट परिवार ने, जो असल में इस घर के क्लीनर, कुक और गार्डनर थे, उन्होंने इस घर में कब्जा करना शुरू कर दिया। जब फाइनली उन्हें पता चला जेन वापस आ रही है इतने सालों बाद और उसके सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके हैं, तो उन्हें लगा यही मौका है। तो इस वाले डर्नफील्ड ने, जिसका नाम है एल्बर्ट, उसने अपने मालिक का खून कर दिया। ये उसके बदले का पहला स्टेप था, क्योंकि उसने एल्बर्ट की पत्नी मर्लिन का रेप किया था। हाँ, जेन इसी मर्लिन और लॉर्ड डर्नफील्ड की बेटी है। इसीलिए शायद सिर्फ मर्लिन के मन में जेन के प्रति सच्चा प्यार था और इसीलिए एल्बर्ट चाहकर भी उसे मार नहीं पाया। जेन एक्चुअल में तो लो क्लास बॉर्न थी, इसीलिए एल्बर्ट उसे फिर से इसी परिवार में शामिल करना चाहता था, इतना डेस्परेटली, जिससे वो खुद भी लो क्लास हो जाए। कहीं ना कहीं मर्लिन भी शायद यही चाहती थी। वो जेन को अपने पास रखना चाहती थी इस परिवार में, इसीलिए वो सब कुछ चुपचाप देखती रही। थॉमस को इन लोगों ने इतने दिनों से डरा कर धमका कर यहाँ पर रोक रखा था। वो पहले इनका बॉस हुआ करता था, अभी वो उनके लिए काम कर रहा है, करने पे मजबूर हो चुका है। मगर और नहीं, वो जेन को लेकर भागने की डिसाइड कर चुका है। लेकिन जेन राजी नहीं होती। ये परिवार उसका नहीं है शायद, लेकिन ये घर उसका है। इन लोगों ने इतने दिनों से जो टॉर्चर उस पर किया है, कैलम को मार डाला है, इसका बदला तो उसे लेना ही होगा। तो वो थॉमस से गन लेकर घर के अंदर जाती है, पहले लॉरेंस को और उसके बाद अपने सो कॉल्ड डैड कम रेपिस्ट को गोली मारकर खून कर देती है। फाइनली आती है मर्लिन की बारी। वो जिनकी अपनी माँ थी, आज तक वो ही सिर्फ उससे प्यार से बिहेव करती थी, मगर आज तक सारे टॉर्चर्स भी उसके सामने ही हुए हैं। तब तो वो चुप थी। आज जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत पहले से मर्लिन गेस कर पा रही थी। जेन ने उसके हस्बैंड और बेटे को मार दिया, वो भी उसे पता है, लेकिन उसने भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वो जीकर क्या करेगी?
साथ में मन ही मन उसे भी पता है कि वो गुनहगार है। तो जब जेन उसके सामने बंदूक रख देती है तो मर्लिन उसे ना मारकर खुद ही सुसाइड कर लेती है। हम थॉमस को गाड़ी लेकर भागते हुए देखते हैं और जेन को देखते हैं इस घर के सामने बैठे हुए। अभी से वो यहीं पर रहने वाली है अपने घर में। The end. Guys, personally I really liked this film. फाइनल ट्विस्ट अमेजिंग है। हाँ, कहानी काफी स्लो बर्निंग है, लेकिन एट लास्ट जो क्लाइमैक्स आता है वो पूरे इस स्लो पेस को जस्टिफाई कर देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।